18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग किया गया था। उनके राजस्व व वसूली के इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपनी हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी चाहती थी कि कंपनी उनके मृत्यु के बाद उनके गोद लिए पुत्र को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया था कि पिता को जो पेंशन मिलती थी वह उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में आने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में इसे अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त तरीके से चलाने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। यानी अंग्रेज अभी रियासतों पर अपना कब्जा चाहते थे। कंपनी ने मुगलों के शासन को भी खत्म करने की पूरी योजना बना रखी थी। अब कंपनी द्वारा जारी किए गए मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया था। 1849 में गवर्नर जनरल ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर के मृत्यु के बाद उनके परिवार को लाल किले से निकालकर कहीं और दिल्ली में बसाया जाएगा। 1856 को गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी बादशाह होंगे तथा उनके मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। इसी तरह कर अंग्रेजों ने धीरे धीरे एक एक कर सभी रियासतों को हथिया लिया और साम्राज्यों का अंत किया तथा अपना स्वामित्व पूरे भारत में स्थापित कर लिया। किसान और सिपाही। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिए कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनके पीढ़ियों पुरानी जमीनें हाथों से जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनके धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाले थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते से बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से मना कर दिया। हालांकि उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में एतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, क्योंकि ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ साफ कहा गया था कि यदि कोई आदमी कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। इसके अलावा सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे, क्योंकि बहुत सारे सैनिक खुद किसान थे और अपने परिवार गांव छोड़कर आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा सिपाहियों में भी फैल रहा था।
सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारत के लोगों को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकना, विधवा विवाह को बढ़ावा देना आदि के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर पढ़ाने तथा उसे फैलाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। 1830 में कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने, यहाँ तक कि जमीन संपत्ति जुटाने की भी आज़ादी दे दी थी। साल 1850 में एक नया कानून बनाया गया, जिसे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून के मुताबिक यदि कोई भारतीय ईसाई धर्म को अपनाता है तो पुरखों की जमीन पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। अंग्रेजों की नीतियों से बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म और सामाजिक रीति रिवाज व परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। सैनिक विद्रोह बना जन विद्रोह। हालांकि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई नई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी यह संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतेह और शासन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में अंग्रेजों के अस्तित्व को ही मिटा दिया था। मेरठ से शुरू हुई यह बगावत आगे चलकर भारत के अलग अलग शहरों तक फैल गई। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोहियों के तेवर में उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं शताब्दी में उपनिवेशवादी के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे भारी सशस्त्र संघर्ष था। मेरठ से दिल्ली तक 29 मार्च 1857 को सिपाही क्रांतिकारी मंगल पांडे बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिए गए। चंद दिनों बाद मेरठ छावनी में तैनात सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ युद्ध अभ्यास करने से मना कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी चढ़ाई गई है। इसके चलते बागी सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से निकाला ही नहीं गया, अपितु उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा भी सुनाई गई। यह घटना 9 मई 1857 की है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां पर बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला कर उन्हें मार गिराया। इसके अलावा उन्होंने बंदूक और हथियार भी अपने कब्जे में ले लिए तथा अंग्रेजों की संपत्ति और इमारतों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को उखाड़ फेंकने की कसम खा ली थी, लेकिन प्रश्न यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को फिर से देश की सत्ता सौंपना चाहते थे। दोस्तों, बाकी इतिहास अगले वीडियो में कंटिन्यू। आगे देखिए देश कैसे आज़ाद हुआ मेरे अगले वीडियो में। धन्यवाद।